नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम बोर्ड परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं। तो अब आपका आखिरी पेपर बचा है और पेपर फिजिक्स का है। तो अब ये जानना है हमें कि कल के पेपर के लिए क्या क्या तैयारी करनी है। जैसा कि समय कम है तो किस पॉइंट पर ज़्यादा फोकस करना है, किसको थोड़ा सा हल्के में छोड़ सकते हैं, तो ये हम जानेंगे इस वीडियो से। वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और वीडियो देखने के बाद जो जो पॉइंट मैं बताने वाला हूँ आपको, उन्हें आप अच्छे से तैयार करके जाइए। पास तो हो ही जाएंगे और अच्छे नंबर भी आप प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, मैं पूरे पेपर की तैयारी बताऊंगा, कहाँ से क्या करना है, तो वीडियो स्किप नहीं करनी है। ठीक है, अब कम समय बचा है तो हमें जानना ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, देखिए इसमें मैंने टोटल ही जितनी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हैं वो लिख दी हैं। तो आप ये सारी डेरिवेशन आप अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, इनके सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा। और ये मैंने जितनी भी डेरिवेशन इसमें लिखी हैं वो सभी मैंने अपनी वीडियोस में कराई हैं, जो पहले वीडियो बनाई गई हैं। तो आप उन्हें जाकर पर्टिकुलर वीडियो भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ इस वीडियो में देखकर भी आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। जिन्होंने कुछ भी तैयार नहीं किया है तो वो इन डेरिवेशंस पर अच्छे से फोकस करके जाएँ। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट डेरिवेशन है हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य। तो शब्द ध्यान रखना है, अक्षय भी आ सकता है, अनुदैर्ध्य भी आ सकता है। इस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो डेरिवेशन है लगभग लास्ट टाइम पूछी गई थी 2020 में। तो 2020 से ये 5 साल हो गए हैं, इन 5 सालों में ये डेरिवेशन नहीं आई है। तो अब इसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि कई बार से इसे अवॉइड कर रहे हैं। अच्छा, सब इसे अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो इस बार मान के चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन आपको आने वाली है। तो इन दोनों डेरिवेशन को आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें पहली स्थिति अक्षय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति। तो ये फिगर बनाना है। फिगर में बिल्कुल भी आप मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, तो ये तो बनाना ही बनाना है। देखिए इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये प्लस क्यू से और पी तक की दूरी नहीं लिखी हुई है, तो इसे आप लिख लेंगे आर माइनस एल कर देंगे। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं इसमें चेंज करना है, बाकी सेम टू सेम आपको बनाना है। बी तक की दूरी है आर प्लस एल बिंदु पी की, तो चित्र ये लिख लेंगे। उसके बाद देखिए इसमें क्या लिखना है। देखिए फिर इसमें लिखेंगे कि माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर प्लस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी बताएंगे, तो वो क्या हो जाएगी r माइनस एल, माइनस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी r प्लस एल हो जाएगी। फिर उसके बाद हम, अच्छा इन दोनों लाइनों को आप अवॉइड कर सकते हैं, जैसे मैंने इसमें किया है। आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगी E बराबर 1/4 K क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, दिशा जरूर बताइएगा। जो प्लस की डायरेक्शन होती है वो दूर की ओर होगी। अगर मान लीजिए यहाँ प्लस क्यू है और ये बिंदु पी है तो डायरेक्शन इस दिशा में होगी, है ना, इस वाले बिंदु से इस डायरेक्शन की ओर, ध्यान रखना है। और माइनस होगा, अगर मान लीजिए यहाँ माइनस आवेश होता तो इसकी डायरेक्शन इधर होती, यानी बिंदु पी से और माइनस क्यू आवेश की ओर, ये ध्यान रखना है। तो सेम लाइन ये लिखिए, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों वैल्यू रख लीजिए। अब बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालिए। तो जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसमें से दूसरे को हटा दीजिए, क्योंकि दिशा विपरीत है, जोड़ तो हम पाएंगे नहीं। अब कैसे पता लगाएं कौन सी राशि बड़ी है, कौन सी, मतलब E1 बड़ा है E2 बड़ा है। तो जिसकी दूरी बिंदु P से कम होगी, भाई आवेश तो बराबर हैं, दोनों का आवेशों के परिमाण बराबर हैं, प्लस माइनस से कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, वो केवल डायरेक्शन बताने के लिए हैं। तो जिसकी भी दूरी कम होगी बिंदु P से वही बड़ा होगा। अब E1 की दूरी कम है, देखिए R माइनस एल है, उसमें R प्लस एल है, तो इसका मतलब E1, यानी E1 नहीं, जो प्लस क्यू आवेश है उसकी बिंदु P से दूरी कम है, तो उसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र बड़ा होगा। तो यहाँ लिख दिया है मैंने E1 ग्रेटर देन E2। तो परिणाम वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा E1 माइनस E2। तो ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाई हुई है। कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद आप लिख देंगे। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपने देखी ही होगी, इसमें कोई ऐसी बात है नहीं। ठीक है, तो इसके बाद आप देख लेंगे Q/4πε0 के, मतलब कुल मिला के डेरिवेशन आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे। ठीक है, देखिए होगी डेरिवेशन, तो ई की वैल्यू होगी और ये E बराबर 1/4πε0 के 2p/r की वो आएगा, ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए निरक्षेप व अनुप्रस्थ स्थिति, ये चित्र को बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। तो ये चित्र आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, बिल्कुल सेम टू सेम बनाएंगे चित्र, है ना। इसमें मिस्टेक होने की संभावना नहीं है, गलती करेंगे तो चित्र गलत होने पर पूरी डेरिवेशन गलत हो जाती है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें भी सेम वही लाइन लिखेंगे, माना कि कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है, ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। इसके मध्य बिंदु O से लंबवर्धक पर लिख लीजिए। अच्छा देखिए इसमें निरक्षीय स्थिति की जगह लंबवर्धक भी आ सकता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण लंबवर्धक पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, तो भी हमें निरक्षीय स्थिति ही लिखनी है। निरक्षीय की जगह अनुप्रस्थ स्थिति आ जाए तो भी यही लिखना है। ठीक है,
अब देखिए ये हम लिख देंगे वैल्यू, कर्दक दूरी पर कोई बिंदु पी है जहाँ वैद्युत छेद की तीव्रता ज्ञात करनी है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत छेद की तीव्रता ये हो जाएगी, वैल्यू रख दीजिए। तो E1 बराबर 1/4πε0 के क्यू अपॉन रूट में r² प्लस l² का होल स्क्वायर। ये कुल मिला के मैंने आपको समझाया है, ठीक है, दिशा हो गई यहाँ पर। इसके बाद हम लिखने वाले हैं कि E1 व E2 परस्पर घटकों में वियोजित हो जाते हैं। तो E1 व E2 के लंबवत घटक E1 sin थीटा E2 sin थीटा है, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और क्षैतिज घटक समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। तो बिंदु पी पर परिणाम वैद्युत छेद की तीव्रता ये हो जाएगी E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। अब cos थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब हो गया यहाँ पर, सॉरी आधार बटे करण होता है cos थीटा बराबर। तो आधार कितना है L और करण कितना है रूट में r² प्लस l², वैल्यू पुट कर दीजिए। तो E बराबर 1/4πε0 के क्यू अपॉन r² प्लस l², यहाँ 2 और आएगा, 2 नहीं आएगा सॉरी, प्लस लगा रखी है, तो अगली लाइन में हमने 2 ऐड कर देंगे यहाँ पर। देखिए ये वाला, ये जब कॉमन किया है हमने तो ये 1+1 बचा है यहाँ। अब Q इंटू 2L हमें पता है P के बराबर होगा, तो ये बराबर हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 के और P अपॉन R की Q। निर्वात के लिए के बराबर 1 लिख लेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपको याद रखनी है, निर्वात की वैद्युतशीलता का मान, मात्रक और विमेय सूत्र ये जरूर तैयार करके जाएंगे। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, 8.85 गुणा 10⁻12। मात्रक होगा कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। विमेय सूत्र भी बताया है M-1 L-3 T4A2, ये भी विमेय सूत्र भी याद करेंगे। ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता का मान, मात्रक और विमेय सूत्र 1 नंबर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कूलाम का नियम भी अच्छे से तैयार करेंगे। कूलाम का नियम सदिश स्वरूप में भी याद कर लीजिएगा, बस एक लाइन कि कूलाम का नियम न्यूटन के थर्ड नियम का पालन करता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये इतनी चीज़ें, केवल 4 चीज़ें फर्स्ट चैप्टर से आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। देखिए थर्ड लिया है मैंने, गॉस की प्रमेय का कथन लिखिए और इसका सत्यापन कीजिए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, दूसरा है अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट वैद्युत छेद की तीव्रता के लिए व्यंजक। अच्छा देखिए, इसमें 4 डेरिवेशन हैं, एक डेरिवेशन हर ईयर पूछी जाती है, कन्फर्म है। इसमें मैंने 2 ही डेरिवेशन लिखी हैं, ये दोनों। अब क्यों छोड़ी गई हैं वो दोनों डेरिवेशन, क्योंकि दोनों पर्टिकुलर ईयर में आई हुई हैं। 2023-25 में अलग अलग सेट में दोनों डेरिवेशन हैं वो। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और उसके अलावा बिंदु आवेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, आवेशित गोलीय कोष में। तो वो दोनों मैंने छोड़ दी हैं, अवॉइड कर दीजिए हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो उन दोनों डेरिवेशन को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हो इस ईयर नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, और रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए उसे, अगर आपके पास टाइम है और आपने तैयार कर रखी हैं तो। नहीं अदरवाइज आपके पास समय कम है तो आप इन दोनों डेरिवेशन को तैयार करके जाइए। तो गॉस की प्रमेय तैयार कीजिए और अनंत विस्तार की चादर की डेरिवेशन तैयार कीजिए। चलिए दिखा देता हूँ। देखिए ये रही गॉस की प्रमेय के। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी फाई बराबर हो गया Q/ε0। फिगर बनाएंगे, फिगर बंद बना लेंगे, अगर चाहे जैसा उल्टा सीधे थोड़ा बहुत बन जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसा बना लेंगे। उत्पत्ति में लिखेंगे, माना कि एक बिंदु आवेश प्लस Q है, एक बंद पृष्ठ के अंदर ओ बिंदु पर स्थित है, इससे स्मॉलर दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ E वेक्टर और DA वेक्टर का बीच कोण थीटा है। 0 E और DA वेक्टर के बीच कोण क्या है, थीटा। तो डी फाई बराबर हो जाएगा EDA cos थीटा। अब E की वैल्यू हमें पता है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपॉन r²। देखिए ये लाइन आप समीकरण 1 में बना सकते हैं कि माना एक बिंदु आवेश प्लस Q है और उससे स्मॉलर दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी, E बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपॉन r²। चाहे ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेरिवेशन तैयार कर लीजिए। देखिए गणितीय जो लिखा हुआ है वो गलत ना हो जाए, चाहे थोड़ी बहुत हिंदी आपसे मिस्टेक हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये जो गणित वाला पोर्शन करेंगे ये मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। देखिए कॉपी में भी चेक करता हूँ तो मेरा जो टारगेट होता है, जो मैं देखता हूँ, मैं केवल यही देख पाता हूँ कि गणितीय चीज़ सही लिखी हुई है या नहीं। पहला फिगर देखेंगे, अगर फिगर सही बनाया है तो मान के चलिए वो हिंदी अपने आप सही लिख ही देगा, ऐसी परसेप्शन बना हुआ है। तो फिर हम ये देखेंगे जो नीचे का ये हिस्सा है गणित वाला, इसमें सरलीकरण हुआ है, तो बस ये देखने वाले हैं। अगर ये सही है तो फिर सब चीज़ सही है, तो नंबर मिल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो डी फाई बराबर हो जाएगा E वेक्टर और DA वेक्टर EDA cos थीटा। तो E की वैल्यू हमें पता है 1/4πε0 Q अपॉन r² होगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, E की कहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। तो Q/4πε0 इंटू DA cos थीटा अपॉन r² हो जाएगा। अब ये बराबर होता है d⍵, इसे बोलते हैं घन कोण का प्रक्षेप, याद रखना है, ये है घन कोण का प्रक्षेप है ये, ठीक है जी। तो ये हो गया d⍵ की वैल्यू के बराबर। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए आगे, तो डी फाई E बराबर कितना हो जाएगा Q/4πε0 इंटू d⍵, हो जाएगा नहीं। अब इसकी वैल्यू हमें पता है
किसकी, डी ओमेगा। बट डी ओमेगा की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 4 पाई होती है, तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट कर दीजिए, फाई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन 0। यही गॉस की पिर में है। देखिए अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इस बार चांस है कि गॉस की पिर में आ जाए एग्जाम में। अब देखिए अनंत विस्तार चादर वाली, देखिए ये है अनंत विस्तार की एक समान आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आवेशित चादर लेंगे, उसका पृष्ठ आवेश घनत्व बताएंगे सिग्मा। सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए। जब सिग्मा बराबर हो गया क्यू अपॉन ए, तो क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा ए। तो मान लेंगे कि माना कि अनंत विस्तार की एक समतल चादर है, उसके चारों ओर हम लेते हैं बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। और गॉसियन पृष्ठ के 3 होंगे पृष्ठ, 2 सपाट S1 S2 और एक होगा वक्र पृष्ठ, है ना, S3। और उसके बाद लेंगे हम बेलन के दोनों वक्र सपाट पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जो वक्र पृष्ठ होगा, तो वक्र पृष्ठ पर क्या होगा, वक्र पृष्ठ पर ई वेक्टर और डी वेक्टर परस्पर लंबवत होंगे, तो वहाँ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा 0। तो हमारे पास केवल ये बचेगा दोनों। देखिए इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। अगर ज़्यादा थ्योरी लिखने लगेंगे तो फिर दिक्कत आएगी, याद करने में समस्या आएगी। आपको मैं बता रहा हूँ जो मेन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से याद रखना है, नहीं भूलना है। थोड़ा बहुत ऊपर लिख दीजिए कि बेल एक चादर है, उसके चारों ओर बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ मानते हैं, उसके 2 सपाट पृष्ठ S1 S2 एक वक्र पृष्ठ S3 है। S3 पर ई वेक्टर डी वेक्टर परस्पर लंबवत हैं, तब उससे गुजरने वाला फ्लक्स 0 होगा। जबकि सपाट पृष्ठ पर ई वेक्टर व डी वेक्टर समांतर हैं, तो उनसे उनसे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो फिर ये लिखेंगे लाइन, तो फाई ई बराबर समाकलन लगाइए ई वेक्टर और डी वेक्टर प्लस ऐसे दोनों के लिए लिख दीजिए। ठीक है, आगे देखिए अब। अच्छा, उसके बाद करना फाई ई बराबर ई डी हो जाएगा, क्योंकि भाई दोनों से गुजरने वाला जो मतलब ई वेक्टर और डी वेक्टर के बीच जो एंगल है वहाँ पर 0 है। किस पर, सब दोनों सपाट पृष्ठों पर। तो अब क्योंकि समतल चादर है तो क्षेत्रफल ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2EA। ठीक है ना। तो ये मैं लिख चुका हूँ पहले कि वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स 0 होगा। तो अब ये टोटल बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स हो गया 2 फाई बराबर 2EA। आप ये वाली हिंदी अवॉइड करेंगे, काट देंगे, नहीं याद करनी है। ठीक है, उसके बाद देखिए गॉस की पिर में से फाई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा ए, तो सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0 दोनों इक्वेशन से बराबर कर दीजिए। 2EA बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0, इसे ही काट दीजिए, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आएगा। अब इसमें दूसरी बात क्या है कि इसमें आर तो है नहीं, तो इसका अर्थ है कि चादर के निकट सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, दूरी पर डिपेंड वो नहीं करेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा देखिए, उसके बाद ये डेरिवेशन है एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो जिसने भी मेरा वीडियो नहीं देखी वैद्युत विभव वाली, अब देखिए सारी डेरिवेशन दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं बता देता हूँ। आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं, जो भी रिसोर्स आपके पास हो वहाँ से आप इसे तैयार कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो इसके बाद है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, ये डेरिवेशन भी मैं करा चुका हूँ आपको काफ़ी अच्छे से। C बराबर KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, इस डेरिवेशन को आप सॉल्व करेंगे खुद ही। ठीक है, तो ये 7 डेरिवेशन आप तैयार कर लीजिए स्टार्टिंग की। तो यहाँ से 2 या 3 डेरिवेशन आपकी आ जाएंगी 100%। ठीक है, अगर पेपर फेवर का आएगा तो। ठीक है, 7वां है किसी चालक के संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो एक वीडियो मैंने बनाई थी फिजिक्स फर्स्ट के लिए, ऑल डेरिवेशंस, है ना, अभी बनाई थी 1-2 दिन पहले। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप उसमें जाकर सारी ये डेरिवेशन तैयार कर लेंगे। ये सभी डेरिवेशन मैंने उसमें कराई हैं आपको लिए। तो अब क्या है, किसी चालक या संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक, तो ये भी आप कर लेंगे। अच्छा है आपके लिए कि U बराबर हाफ CB², ये है डेरिवेशन, तो ये आप तैयार कर लेंगे अच्छे से, है ना। अब कहाँ तक आएगी एग्जाम में, वहीं तक आपको तैयार करके जाना है। कराई हैं मैंने ये सारी डेरिवेशन, तो आप इन्हें तैयार कर लेंगे। ठीक है, और देखिए उसके बाद मैंने केवल एक ही डेरिवेशन ली है चुंबकत्व वाली यूनिट से, आने को वो आ सकती हैं और भी, लेकिन मैंने केवल यही लिया है डेरिवेशन। एम्पियर के परिपथीय नियम का कथन लिखिए, और इसका एक प्रथम अनुप्रयोग है, आप उसे भी तैयार करके जाएंगे। तो एम्पियर का नियम तो आप तैयार करेंगे ही, साथ में आप एम्पियर के परिपथीय नियम का पहला अनुप्रयोग तैयार करेंगे, अच्छे से तैयार करके जाएंगे। देखिए फिर है चल कुंडली धारामापी की सिद्धांत तथा कार्यविधि को सचित्र समझाइए, इसे भी आप अच्छे से तैयार करिए, इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। उसके बाद है चुंबकत्व का परमाणु मॉडल, ये बहुत आसान है। देखिए कोई भी जो पिंड होता है बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक कण में मतलब कणों में क्या होगा, नाभिक होगा, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, तो वृत्ताकार गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक धारा लूप का निर्माण करता है। और हमें पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाएगा ऐसे गोल गोल, तो 2 प्रकार की गति करता है। एक तो वृत्ताकार तो कर ही रहा है भाई, नाभिक के चारों गति जो कर रहा है वृत्ताकार, दूसरा करता है वो चक्रण जो अपनी धुरी पर घूमता है। तो अधिकांश जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो चक्रण के कारण उत्पन्न होता है। यही चुंबकत्व का परमाणु मॉडल है, यही आपको याद रखना है ना। वृत्ताकार गति के कारण, जिसे परिक्रमण बोलते हैं, उसके कारण कम होता है उसके कारण भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न, लेकिन अधिकांश जो होता है वो चक्रण के कारण होता है। यही चुंबकत्व का
परमाणु मॉडल है। तो ये डेरिवेशन आप यहाँ तक तैयार करेंगे और यहाँ तक मैंने आपको बताई भी हैं, जो मेरी लास्ट वीडियो आई थी फिजिक्स फर्स्ट की ऑल इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, तो उसे आप जाकर देख लेंगे, आप आसानी से इन्हें समझ लेंगे सारी डेरिवेशन। उसके बाद देखिए प्रत्यावर्ती धारा के अर्धचक्र के लिए माध्यमान का व्यंजक, इसे आप देख लीजिए क्योंकि ये उस में है नहीं। देखिए डेरिवेशन आप देख लीजिए प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसतमान। तो उसमें पहले थोड़ी लिखनी है आपको थोड़ी सी, तो इसमें आप लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा के एक अर्धचक्र के लिए औसतमान उस निर्दिष्ट धारा के मान के बराबर होता है जो किसी परिपथ में निश्चित समयांतराल में आवेश की उतनी ही मात्रा प्रदान करता है जितना प्रत्यावर्ती धारा द्वारा उतने ही समयांतराल में उसी परिपथ में प्रदान किया जाता है। इसे IM से प्रदर्शित करते हैं। तो ये डेरिवेशन आपको अच्छे से तैयार करनी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए। अगर कुछ इंपॉर्टेंट है प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर से तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसतमान अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद ये लिखने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा का ताक्षणिक मान होगा I बराबर I0 sin ओमेगा टी, जहाँ I0 धारा का शिखर मान और ओमेगा है कोणीय आवर्ती। तब प्रत्यावर्ती धारा द्वारा किसी परिपथ में सूक्ष्म समांतराल dt में प्रदान किया गया आवेश, तो dq बराबर हो जाएगा I dt। I बराबर होता है I0 sin ओमेगा टी, तो वैल्यू रख देंगे और इंटू dt लगा देंगे। अब प्रत्यावर्ती धारा द्वारा उसी परिपथ में अर्धचक्र में प्रदान किया गया आवेश, तो अर्धचक्र मतलब आधा समय। अब मान लीजिए एक चक्र लगाने में अगर t समय लगता है तो अर्धचक्र के लिए t/2 समय लगेगा। तो लिमिट हमें मिल गई 0 से t/2 तक और 0 से t/2 इंटू dq, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, dq की वैल्यू कितनी थी I0 sin ओमेगा टी, ये देख लीजिए यहाँ पर ये रही। तो ये वैल्यू पुट कर दी है हमने यहाँ पर, तो I0 sin ओमेगा टी इंटू dt, ठीक है। अब समाकलन का रूल होता है जो समाकलन होता है उसका रूल ये है कि जिसके साथ d लगा हुआ है वो चिन्ह के अंदर बाकी सबको बाहर कर दीजिए। तो I0 हमने यहाँ पर बाहर कर दिया है, साइन ओमेगा टी और इंटू dt बचा। साइन का जो समाकलन होता है माइनस के कॉस होता है ना। मान लीजिए जैसे साइन 2a है तो इसका जो समाकलन होगा माइनस के कॉस 2a और a के साथ 2 लगा हुआ है तो यहाँ बटे में लगेगा माइनस के कॉस 2a अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो गया, जब यहाँ ओमेगा लगा हुआ है तो माइनस के कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, 0 से लेके t/2 तक हो गया ये। अब ओमेगा बाहर आ गया है, माइनस का I0 अपॉन ओमेगा हो गया, कॉस ओमेगा टी 0 से लेके t/2 तक हो गया, ठीक है। लिमिट लगा दीजिए भाई, ओमेगा बराबर होता है 2 अपॉन टी, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है। तो कितनी होगी, माइनस का I0 अपॉन 2 अपॉन टी हो गई, टी ऊपर ले जाइए। अब देखिए यहाँ पर ओमेगा था, यहाँ भी हमने लिख दिया cos 2 अपॉन टी इंटू टी, ठीक है। तो I0 t अपॉन 2 अब इनकी लिमिट रख दीजिए। अपर लिमिट है t/2, तो यहाँ रख दिया अपर लिमिट t/2 से, ये t से t कट गई, 2 से 2 भी कट जाएगी और यहाँ जब 0 रखेंगे तो ये cos 0 हो जाएगी। अब cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है और cos 0 की वैल्यू भी -1, तो -2 हो गई है। तो अभी इससे इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से 2 भी कैंसिल आउट, तो कितना बचा, ये बचा I0 t अपॉन पाई। क्यू बराबर आया I0 t अपॉन पाई, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यदि IM प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक अर्धचक्र के लिए माध्यमान है तो अर्धचक्र t/2 में उसके द्वारा परिपथ में प्रदान किया गया आवेश, तो Q बराबर IT होता है, तो अर्धचक्र में कितना हो जाएगा IM इंटू t/2। दोनों इक्वेशन बन गई, दोनों ही Q की वैल्यू हैं, तो समीकरण 1 और 2 से दोनों को बराबर कर दीजिए। यहाँ पर t से t कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो IM बराबर बचेगा कितना, तो IM बराबर होगा 2I0 अपॉन पाई। अब पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, 3.14 हो गई। जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.637 आएगा, तो ये आया 0.637 I0। अब मान लीजिए प्रत्यावर्ती धारा का धनात्मक अर्धचक्र के लिए आया है तो, और इसमें क्या हो जाएगा, ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए ये वैल्यू आ जाएगी माइनस में सेम, तो IM बराबर माइनस के 0.637 I0। अब इससे क्या प्रदर्शित हुआ, इससे ये प्रदर्शित होगा भाई कि एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान 0 होता है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो एक प्लस एक माइनस है, तो कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए माध्यमान कितना होता है, 0। अब देखिए यहाँ तक ये डेरिवेशन आपकी कंप्लीट है। इसके बाद ये देख लीजिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति अथवा सामर्थ्य के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, तो इस डेरिवेशन को भी आप देख लेंगे। देखिए यही डेरिवेशन मैंने नहीं कराई थी उसमें, जो फिजिक्स फर्स्ट की ऑल डेरिवेशन है, तो इन्हें आप देख लेंगे। क्या होगा, किसी वैद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर उसके विभिन्न परिपथों में, विभिन्न परिपथ मान लीजिए, विभिन्न उसके खंड मान लीजिए, विभिन्न अवयव कह सकते हैं, विभिन्न अवयवों में ऊर्जा व्यय होने की दर को परिपथ की शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं, ठीक है। अब इसमें ये मान लेंगे हम, माना किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा के ताक्षणिक मान इतने इतने हैं, ठीक है, ये दोनों वैल्यू हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। अब परिपथ में ले लीजिए शक्ति है, तो P बराबर हो जाएगा VI, तो वैल्यू पुट कर देंगे V0 साइन ओमेगा टी इंटू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। तो इन्हें बाहर ले लीजिए,
V0 I0 एक साथ ले लिए, साइन ओमेगा टी यहाँ लिख लिया है हमने, और साइन ओमेगा टी माइनस पाई को साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले से खोल दिया गया है। देखिए ये तो जो का तो पुट कर दिया, यहाँ साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे इसके लिए। तो साइन ए माइनस बी कितना हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। साइन स्क्वायर ओमेगा टी के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। तो पी बराबर V0 I0 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू कॉस फाई माइनस के 1/2 साइन ओमेगा टी इंटू साइन फाई। ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ तक, ठीक है। तो पी बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 V0 I0। अब कॉस फाई की मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस फाई 1/2, भाई 1/2 तो अलग ही कर लिया है, तो कॉस फाई और माइनस के कॉस 2 ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी इंटू साइन फाई। अब एक पूरे चक्कर के लिए ये आपको याद रखना है कि एक पूर्ण चक्कर के लिए साइन 2 ओमेगा टी और कॉस 2 ओमेगा टी का माध्यमान 0 होता है। तो इन्हें हटा देंगे, तो क्या बचा केवल, तो बचा पी बराबर 1/2 V0 I0 इंटू कॉस फाई, केवल ये बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो बचा है पी बराबर V0I0/2, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं पी बराबर V0/√2 इंटू I0/√2 और इंटू कॉस फाई। भाई V0/√2 किसके बराबर होता है, हमें पता है बराबर होगा VRMS के, और I0/√2 किसके बराबर IRMS के, और इंटू कॉस फाई ये होता है, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, अब ये वैल्यू इतनी हो गई, तो कॉस फाई जो होता है वो परिपथ का शक्ति गुणांक है, इसका मान परिपथ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ध्यान रखना है, ठीक है। परिपथ कैसा है इस पर डिपेंड करेगा, और इसकी वैल्यू होती है कॉस फाई बराबर R/Z, ये ध्यान रखना है। अब इसकी यहाँ डेफिनेशन बना सकते हैं, अतः किसी प्रत्यावर्ती धारा ओमीय परिपथ तथा परिपथ की प्रतिबाधा के अनुपात को, ओमीय प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा के अनुपात को उस परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं। अब इसमें याद रखना LR CR ये परिपथ के प्रकार हैं, तथा LCR परिपथों के लिए कॉस फाई का मान सदैव 1 से कम होता है। अतः इन परिपथों में शक्ति 6 उतनी ही वोल्टा व धारा के लिए प्रतिरोध वाले परिपथ में होने वाली शक्ति 6 से कम होगी। कौन कौन से परिपथ में, LR में, CR में और LCR में, क्योंकि इनमें क्या होगी कंडीशन, इनमें कंडीशन होगी जो Z होगी वो हमेशा R से ज़्यादा होगी, तो जब डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 से कम ही आएगी, दशमलव में आएगी, है ना, तो ध्यान रखना है। और जो प्रतिरोध वाला होगा उसकी वैल्यू 1 होगी। तो IRMS बराबर VRMS/Z, एक फार्मूला ये बनेगा, तो VRMS बराबर IRMS इंटू Z हो जाएगी। ये वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे, तो P बराबर IRMS का होल स्क्वायर इंटू Z कॉस फाई की वैल्यू R/Z होती है, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो Z से Z कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू निकल के आएगी P बराबर IRMS का स्क्वायर इंटू R, ठीक है। अब इसमें विशेष स्थिति देख लीजिए, विशेष स्थिति कि जब परिपथ में केवल शुद्ध ओमीय प्रतिरोध कैपिटल R हो तो फाई बराबर 0 होगा, तो शक्ति गुणांक कितना हो जाएगा, कॉस फाई बराबर 1, तो पी बराबर VRMS इंटू IRMS, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरक तथा शुद्ध धारिता हो तो फाई की वैल्यू होती है 90, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ हो जाएगा शक्ति गुणांक 0। तो ये पॉइंट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे नहीं छोड़ सकते, ये ध्यान रखना है। ये MCQ में भी पूछा जा सकता है, कोई डिजिट दे सकता है, बहुत सारी बात कि C बराबर इतने माइक्रोफेरेड है, L बराबर इतने हेनरी है, तो उस परिपथ का शक्ति कितना होगा, शक्ति गुणांक मान लीजिए, या उस परिपथ की शक्ति अथवा सामर्थ्य कितनी होगी, है ना। तो उसको ध्यान रखना है कि अगर R नहीं है परिपथ में तो शक्ति 6 या शक्ति 0 होगी, 0 होगी, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखिए, ये है फर्स्ट फिजिक्स की जितनी भी डेरिवेशन थी इंपॉर्टेंस वो यहाँ तक ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये केवल मैंने 12 डेरिवेशन लिए हैं, हालांकि मैंने काफ़ी कुछ अवॉइड की हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो आप उन डेरिवेशन को भी देख कर जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए, सेकंड फिजिक्स से अवतल और उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है, तो इसकी स्थापना करनी है। तो अब देख लीजिए, इन्हें मैं दिखा देता हूँ, हालांकि मैंने कराए हैं अपनी पुरानी वीडियोस में, आप जाकर देख सकते हैं, लेकिन मैं यहीं बता देता हूँ आपको। देखिए ये है अवतल गोलीय पृष्ठ, और अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है। ये चित्र मैंने बहुत आसानी से आपको पिछली वीडियो में समझाया है, तो इन्हें आप तैयार करके जाएंगे। देखिए मेरा मकसद आपको ये बताना है कि आप किन किन डेरिवेशन को आप अच्छे से तैयार करके जाएँ। रिसोर्स कोई भी हो, आप कहीं से भी तैयार कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़रूरी नहीं है आप मेरी ही वीडियो देखें, लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं तो आप इन्हें जाकर देख सकते हैं, मैंने आपको काफ़ी विस्तार से भी इन्हें समझाया है। तो मान लेंगे, चित्र से ही मानेंगे, जब तक चित्र सही नहीं बनेगा डेरिवेशन सही नहीं हो सकती है। मैंने काफ़ी शॉर्ट में लिखा है ये कि माना ZPZ एक अवतल गोलीय पृष्ठ है जो दो माध्यमों जिनके अपवर्तनांक n1 व n2 है को पृथक करता है। पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कैपिटल R, ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। पृष्ठ के ध्रुव P से स्मॉल u दूरी पर एक वस्तु ली गई है जिसका पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब I बनता है। बिंदु I वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब है, ये भी ध्यान रखना है। चित्र आप अच्छे से देख लेंगे। और ये है एंगल, इसमें कोण OAC दिया है I, IAC दिया है R, और ये बराबर है कोण BAN के, सारी डिजिट लिखी हुई है ऊपर, आप देख लेंगे।
दूरी बता देंगे। देखिए ध्रुव से दूरी मापते हैं, अगर लेफ्ट हैंड की तरफ मापी गई है तो माइनस लेंगे और राइट हैंड की तरफ है तो पॉजिटिव लेंगे। तो इसमें सारी दूरी लेफ्ट हैंड की तरफ है तो सभी माइनस होंगी। पी ओ बराबर माइनस यू, पी आई बराबर माइनस बी और पी सी बराबर माइनस आर। ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि मापी गई दूरियाँ प्रकाश किरण के चलने के विपरीत दिशा में हैं। अब ये मान लिया माना ओ ए आई ए तथा सी ए मुख्य अक्ष से क्रमशः अल्फा बीटा तथा गामा कोण बनाते हैं, तब बिंदु ए से खींची गई लंबी ऊंचाई एच और मान लेंगे। अब त्रिभुज ओ ए सी में गामा बहिष्कोण है, तो बहिष्कोण देखिए त्रिभुज में अगर होगा, त्रिभुज है ये, त्रिभुज ले लीजिए, तो ये तो आंतरिक कोण है तीनों, ये बाहरी कोण हो गया। तो जो बाहरी कोण है कि जिसके पास वाले आंतरिक कोण के पास वाले को लेंगे तो उसे ही छोड़ के उन दोनों के योग के बराबर होगा जो बाकी दो बचे हुए हैं आंतरिक कोण। तो गामा बराबर हो गया अल्फ़ा प्लस आई, यहाँ से आई की वैल्यू निकाली है, आई बराबर गामा माइनस अल्फ़ा। इक्वेशन बना लेंगे। इसी प्रकार लेंगे त्रिभुज आई ए सी में, यहाँ भी गामा बहिष्कोण होगा, गामा बराबर बीटा प्लस आर या आर बराबर गामा माइनस बीटा। यहाँ भी दो इक्वेशन बन गई हैं, आई और आर की दोनों वैल्यू निकाल ली है हमने, ठीक है। अब इसमें लगा देंगे स्नेल का नियम, तो N2 अपॉन N1 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, तो ये हो जाएगा N1 साइन आई बराबर N2 साइन आर। अब यदि अवतल गोलीय पृष्ठ का द्वारा अत्यंत छोटा है तो बिंदु ए और पी ए अत्यंत निकट होगा, जिससे आई व आर अत्यंत छोटे होंगे। आई बार रेडियन में है तो साइन आई लगभग आई के बराबर, साइन आर बराबर लगभग आर के बराबर, तो N1 आई बराबर N2 आर हो जाएगा। देखिए आसानी से समझने के लिए उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, तो वो डेरिवेशन मैंने उसमें कराई है लगभग 5-6 डेरिवेशन, ठीक है, आप देख लेंगे उन्हें जाके। तो N1 आई बराबर N2 आर हो जाएगा। आई बार के मान रख दीजिए, तो N1 गामा माइनस अल्फ़ा बराबर N2 गामा माइनस बीटा। N1 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो N1 गामा माइनस N1 अल्फ़ा बराबर N2 गामा माइनस N2 बीटा। तो N2 बीटा माइनस N1 अल्फ़ा बराबर गामा कॉमन कर दीजिए, N2 माइनस N1 हो जाएगा। इक्वेशन मान लीजिए 4। अब क्या करना है यहाँ पर, तो अल्फ़ा बीटा गामा भी छोटे कोण हैं तो उनके लिए हम tan लेंगे। तो tan अल्फ़ा बराबर लंब बटे आधार, लंब हमने लिया है h, आधार होगा वहाँ पर माइनस यू। ऐसे ही बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, tan बीटा बराबर h अपन माइनस बी और गामा बराबर h माइनस आर, ठीक है, वैल्यू निकाल लेंगे और ये वैल्यू इस समीकरण 4 में पुट कर दीजिए। तो N2 और h अपन माइनस बी, क्योंकि वैल्यू किसकी है ये, N2 अपन यू था ना, N2 क्या था बीटा, तो बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। हाँ N2 बीटा ही है ना, तो N2 बीटा, बीटा की h अपन माइनस बी, अल्फ़ा की h अपन माइनस यू, ये सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। मतलब अब यहाँ पर क्या करना है, माइनस h कॉमन कर दीजिए, माइनस से माइनस कटेगा, एच से एच कट जाएगा, तो N2 अपन वी माइनस N1 अपन यू बराबर N2 माइनस N1 अपन आर। डेरिवेशन आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप बिल्कुल लास्ट तक लेकर जाएं, आप डेरिवेशन यहाँ एंड कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, N1 कॉमन लेना है, तो N2 अपन N1 अपन वी माइनस 1 अपन यू बराबर N1, और ये कॉमन करके कर दीजिए और N2 अपन N1 को बराबर कर देंगे सापेक्ष अपवर्तनांक गेन और वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो N अपन वी माइनस 1 अपन यू बराबर N माइनस 1 अपन आर, ये डेरिवेशन यहाँ समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार है उत्तल वाली, ठीक है। उसके बाद देखिए ये है उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, इसका भी फिगर आप ध्यान से देख लेंगे, ये अच्छे से कहाँ आई लिया है, कहाँ तक आर लिया गया है, कहाँ अल्फ़ा बीटा गामा नहीं लिखे गए, ना लिख लेंगे। देखिए ये अल्फ़ा है, ओ है, तो ये बीटा है, आई वाले के साथ बीटा ही बनेगा, और ये गामा आएगा, ये सी है, तो ये गामा कौन रहेंगे अंदर, ठीक है, तीनों आप लिख लेंगे। उसके बाद वही थ्योरी लिखनी है जो पिछले में लिखी थी, कुछ भी अलग नहीं लिखेंगे उसमें। उसके बाद देखिए माना जेड पी जेड एस एक स्मॉल आर त्रिज्या का उत्तल गोलीय पृष्ठ है जो दो माध्यमों जिनके अपवर्तनांक N1 व N2 है को पृथक करता है। पृष्ठ का ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है। पृष्ठ की मुख्य अक्ष पर ध्रुव P से स्मॉल यू दूरी पर एक वस्तु O ली गई है जिसका पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब I बनता है। देखिए मैं तेज इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ, क्योंकि लास्ट मोमेंट है, तो ऐसा नहीं है कि हम लंबी वीडियो बनाएं, मैं छोटी वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ जिससे ज़्यादा कवर हो सके। अब ये तो है नहीं कि टाइम वेस्ट करना है, काफ़ी इधर उधर की बकवास करें, आप पॉइंट टू पॉइंट देख लीजिए। वीडियो थोड़ा शॉर्ट में भी मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपने नहीं लिखा है, लिखा है तो अच्छी बात है। तो बिंदु ए पर आपतन कोण हो जाएगा ओ ए एन बराबर आई ए एन बराबर बी ए सी के बराबर होगा और स्मॉल आर के बराबर होगा। वस्तु ओ की ध्रुव पी से दूरी माइनस यू, ऐसे ही सेम पहले जैसा ही है। प्रतिबिंब आई की ध्रुव पी से दूरी पी आई बराबर माइनस बी, पी सी बराबर आर हो जाएगा। दूरियाँ u और b आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई हैं, इसलिए u और b ऋणात्मक है, जबकि r की दिशा जो है वो प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई है, इसलिए धनात्मक है। ओ ए आई ए सी ए तथा यहाँ मतलब ओ ए आई ए तथा सी ए मुख्य अक्ष से क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाते हैं तथा ए से खींची गई लंबी ऊंचाई h है। सेम पहले जैसा है, इसमें थोड़ा सा ही चेंजमेंट है। यहाँ पर देखिए जो त्रिभुज ओ ए सी है वहाँ पर आई बहिष्कोण है, तो आई बराबर डायरेक्ट ही जुड़ गया गामा प्लस अल्फा, यहाँ आई की वैल्यू निकालनी नहीं पड़ी है। ऐसे ही बीटा की वैल्यू निकल गई है, सॉरी आर की वैल्यू, आर बराबर हो गया है बीटा प्लस गामा।
ठीक है। देखिए तब फिर स्नेल का नियम लगा देंगे, एन टू अपॉन एन वन बराबर साइन आई अपॉन साइन आर क्रॉस मल्टीप्लाई एन वन साइन आई बराबर एन टू साइन आर। गोले पृष्ठ का द्वारक छोटा है, आई बराबर छोटे होंगे, साइन आई बराबर आई, पहले की तरह सेम टू सेम इक्वेशन बनाएंगे। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 10 से करके निकालेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और कैलकुलेट कर देंगे, आएगा वही जो पहले आया था, कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए एन टू अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू बराबर एन टू माइनस एन वन अपॉन आर। एन वन फिर कॉमन करेंगे, एन टू अपॉन एन वन को सापेक्ष अपवर्तनांक मानेंगे, वैल्यू एन रख देंगे, तो ये आएगा एन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू बराबर एन माइनस वन अपॉन आर। ठीक है। डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार से नहीं पूछी जा रही है, लास्ट 2022-23 में पूछी गई थी ये। इन दोनों डेरिवेशन को आप तैयार करके जाइए, बहुत अच्छे से आ सकती है एग्जाम में। ठीक है। देखिए इसके बाद है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जबकि लेंस के दोनों ओर एक ही माध्यम है। इसके अलावा ये लेंस मेकर का सूत्र भी है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये लास्ट ईयर एग्जाम में आई है डेरिवेशन, चाहें तो आप इसे तैयार कर सकते हैं, चाहे छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। पतले लेंस से तात्पर्य एक ऐसे लेंस है जिसकी मोटाई इसकी वक्रता त्रिज्या की तुलना में नगण्य है। मान लेंगे कि पतला लेंस है जिसके वक्र पृष्ठों की त्रिज्या जो है R1/R2 है ना, और एक पारदर्शी माध्यम में रखा है जिसका अपवर्तनांक N1 है। लेंस के पदार्थ का बाह्य माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक N2 है। मान लो लेंस के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु हो, लेंस के प्रथम पृष्ठ से स्मॉल यू दूरी पर रखी है, यही सेम लाइन लिखेंगे। तो प्रथम पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र N2 अपॉन वी माइनस N1 अपॉन यू बराबर N2 माइनस N1 अपॉन R1, वैल्यू पुट कर दीजिए। इसके बाद यह प्रतिबिंब जो होगा ये दूसरे के लिए वस्तु का कार्य करेगा, तो फिर दूसरे के लिए लगा दीजिए। दोनों इक्वेशन बनी, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। ठीक है, जब जोड़ेंगे तो N1 अपॉन वी माइनस N1 अपॉन यू आएगा बचने के बाद, और N2 माइनस N1 अपॉन N2 माइनस N1 और ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। N1 कॉमन कर दीजिए इसके बाद। चलिए और देख लीजिए आगे। देखिए उसके बाद कर दिया है N1 कॉमन, तो और फिर ये काट दिया है हमने कॉमन करके, तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर N माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 बचा है। अब देखिए इसमें कंडीशन है, जब कोई वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब लेंस के फोकस पर बनेगा, जब u बराबर इन्फिनिटी तो v बराबर f। तो ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो 1 अपॉन f बराबर n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। यह पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र है, ध्यान रखना है। समीकरण 4 व 5 से ये वैल्यू आ जाएगी निकल के 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ठीक है, यह पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है। इसमें कंडीशन द्विउत्तल लेंस हो अगर हमारे पास तो R1 धनात्मक लेंगे, R2 ऋणात्मक लेंगे। न्यूमेरिकल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। ठीक है, अगर ये नहीं लिखनी है आपको, अगर डेरिवेशन आती है तो केवल आप यहाँ तक लिख के छोड़ देंगे, आपको यहाँ तक लिखना है बस केवल। ठीक है, फिर नहीं लिखना है। अब देखिए अगर द्विउ अवतल लेंस है तो उसके लिए R1 ऋणात्मक होगी, R2 धनात्मक होगी। पतले लेंसों की फोकस दूरी अधिक और मोटे लेंसों की फोकस दूरी कम होती है। अगर समतल उत्तल लेंस है और लेंस की जो त्रिज्या है वो स्मॉल कैपिटल R हो तो f बराबर 2R होगी, जबकि समावतल लेंस में माइनस 2R होगी। ये ध्यान रखिए, फोकस दूरी के लिए है। ये मैंने विस्तार से समझाई हैं, तो इन्हें आप जाकर देख सकते हैं और अच्छे से समझने के लिए। चलिए देखते हैं आगे और। देखिए इसके बाद ये डेरिवेशन हो रहा है, संपर्क में रखे दो लेंसों की तुल्य फोकस दूरी, तो इस डेरिवेशन को भी आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, ये भी अच्छी डेरिवेशन है। दो इक्वेशन बनाएंगे, पहले लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र लगाएंगे, फिर दूसरे लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र लगाएंगे और दोनों वैल्यू को फिर ऐड कर देंगे, तो ये इक्वेशन आ जाएगी निकल के। ठीक है, तो ये आप डेरिवेशन तैयार कर लेंगे, अच्छी डेरिवेशन है आपके लिए। देखिए इसके बाद जो डेरिवेशन ली है मैंने, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। हाइगेन्स के द्वितीयक सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की व्याख्या करनी है। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, और ये दोनों है भाई दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, तो यहाँ से ये 4-5 नंबर का आने ही वाला है, यहाँ से कन्फर्म है, ये तो आएगा ही आएगा, तो ये तो नहीं छोड़ के जाना है, ऐसे नहीं छोड़ेंगे ये। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाइगेन्स के द्वितीयक सिद्धांत द्वारा मैंने अपवर्तन की व्याख्या ली है बस केवल, परावर्तन की नहीं। क्यों? क्योंकि परावर्तन लास्ट ईयर आई थी। अगर आप में टाइम है और आप याद करके जा सकते हैं तो दोनों तैयार कर लीजिए, दोनों में से एक तो आएगी ही आएगी, तो अपवर्तन तैयार करके जाइए फिर भी। फिर उसके बाद है पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में और पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। ये दो डेरिवेशन और तैयार कर लीजिए, तो ये मान के चलिए आप अच्छे से मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो देखिए लास्ट ईयर जो आई थी वो आई थी अर्ध तरंग दिष्टकारी, तो इस बार पूर्ण तरंग दिष्टकारी आने की संभावना रहेगी। ठीक है ना, तो इन दोनों डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन आप जरूर तैयार करके जाएँ, तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी तैयार कर लीजिए। चलिए और देख लेते हैं थोड़ा आगे। देखिए प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र की स्थापना में ये चित्र बनेगा, तो ये चित्र आप देख लीजिए। एक भी पॉइंट आप नहीं भूल सकते हैं, अगर क्यू यहाँ पर लिखा हुआ है क्यू, तो आपको क्यू ही लिखना है अगर यहाँ से डेरिवेशन तैयार करनी है। अगर मॉडल से तैयार करनी है तो मॉडल से ही कर लीजिए, अगर बुक से तैयार किए तो बुक से कर लीजिए, क्योंकि हर जगह पॉइंट अलग लिखे हुए हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो अगर यहाँ से एक भी चीज़ गलत हो गई तो ये मान लीजिए पूरी डेरिवेशन आपकी गलत हो जाएगी, तो इसमें कोई भी त्रुटि की आवश्यकता है नहीं, ध्यान रखना है। जो पॉइंट जहाँ लिखा हुआ है सब वहीं लिखिए। ठीक है, तो शुरुआत इसकी यहाँ से करनी है चित्र से। त्रिभुज क्यू आर टी में सिग्मा बहिष्कोण है, सिग्मा बराबर होगा आर क्यू टी प्लस आर टी क्यू, देख लेंगे आप वहाँ जाकर।
सिग्मा बराबर आर क्यू एम माइनस कोण में टी क्यू एम, ये लाइन नहीं भूलनी है एक भी, और आर टी एम माइनस क्यू टी एम हो जाएगा आर टी क्यू के बराबर। अब क्योंकि आर क्यू एम बराबर पी क्यू एल के है, आर टी एम बराबर एन टी यू के है, तो ये इनकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए। अब कोण पी क्यू एल बराबर आई वन है और कोण एन टी यू बराबर आई टू है, ऐसे ही टी क्यू एम बराबर आर वन है, क्यू टी एम बराबर आर टू है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा आई वन प्लस आई टू माइनस आर वन, कॉमन कर दीजिए, माइनस आर वन प्लस आर टू। देखिए इसके बाद लेंगे चतुर्भुज ए क्यू एम टी में। तो चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चारों कोणों का होगा 360। चारों कोण मैंने लिख दिए हैं, उसमें 2 लंब डाले गए हैं, ए क्यू एम और ए टी एम, उन दोनों की वैल्यू 90 हो जाएगी। तो बचेगा क्या, 90 प्लस ए प्लस क्यू एम टी बराबर 360, या ये वैल्यू पुट कर देने के बाद हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे क्यू एम टी की। क्यू एम टी बराबर 180 माइनस ए आ जाएगा, इक्वेशन 2 मान लीजिए। उसके बाद त्रिभुज क्यू एम टी में लेंगे, तीनों कोणों का होता है 180, तीनों की वैल्यू पुट करेंगे। क्यू एम टी प्लस टी क्यू एम प्लस क्यू टी एम बराबर 180, क्यू एम टी बराबर अभी निकाल का है 180 माइनस ए, समीकरण 2 में प्लस में आर वन प्लस में आर टू बराबर 180 कर लेंगे। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी ए बराबर आर वन प्लस आर टू। ठीक है, उसके बाद देखिए अब इसमें ये लाइन लिखनी है कि एक प्रिज्म एक तथा केवल एक आपतन कोण के लिए अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है। तो आई वन बाई आई टू के मान भिन्न नहीं सकते, तो आई वन बराबर आई टू बराबर आई के, आर वन बराबर आर टू बराबर आर के। समीकरण 3 से ए बराबर आर टू आर हो जाएगा, तो आर बराबर ए बाई टू और सिग्मा एम बराबर 2i माइनस 2r। तो सिग्मा एम बराबर 2i माइनस ए हो जाएगा, ये 2i बराबर ए प्लस डेल्टा एम, आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 हो जाएगा। स्नेल का नियम लगा दीजिए, एन बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, आई वी आर के मान रख दीजिए। तो एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटे साइन ए बटे 2। तो यही प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र है, यहीं तक आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट। अच्छा, उसके बाद भी ये सॉल्व कर सकते हैं, यदि प्रिज्म कोण 5 डिग्री या उससे कम है, तो साइन आई बराबर आई के और साइन आर बराबर आर के। तो एन बराबर ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 या साइन ए बटे 2, 2 से 2 का दीजिए, तो डेल्टा एम बराबर एन ए माइनस ए, तो डेल्टा एम बराबर एन माइनस 1 इंटू ए, ये वैल्यू आएगी निकल के। ठीक है, देखिए इसके बाद तैयार करना चुंबकीय फ्लक्स। एक समान चुंबक क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई एम से प्रदर्शित करते हैं। एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डी ए लीजिए और वो बी वेक्टर के एक समान चुंबक क्षेत्र में स्थित है, तब डी ए से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स जो होगा, ये गलत लिखा हुआ है, वैद्युत चुंबकीय कर लेंगे इसे। डी फाई बराबर बी वेक्टर और डी ए वेक्टर, या डी फाई बराबर बी डी ए कॉस थीटा, जहाँ थीटा जो होगा बी वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच कोण होगा। तब हम संपूर्ण फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा कि समाकलन में बी डी ए कॉस थीटा, थीटा बराबर 0 कर दीजिए, तो बी डी ए बी बाहर कर दीजिए, तो फाई बराबर बी ए। किसी भी चादर के लिए कुछ भी पृष्ठ हो, क्षेत्रफल यही होगा, एरिया। मात्रक याद रखना है, इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर पर एम्पियर, और दूसरा होता है सीजीएस पद्धति में मैक्सवेल अदिश राशि है, ये भी याद रखना है। विमीय सूत्र तैयार करेंगे न्यूटन मीटर पर एम्पियर से, तो एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस 1, तो विमीय सूत्र जरूर याद रखेंगे। अच्छा है, ये आपके लिए याद करना है। देखिए उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ किस चैप्टर से आपको क्या तैयार करना है। एक बार क्विक रिवीजन देख लीजिए। वैसे तो आपको पता ही होगा, पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने बताया था, तो आपको देखना है कि क्या क्या तैयार करना है। तो देखिए जो चैप्टर फर्स्ट है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, यहाँ से थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, तो तैयार करके जाना है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं 90+ नंबर के लिए, पास होने के लिए आप ये वीडियो देख लेंगे, डेरिवेशन तैयार कर लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, गॉस की प्रमेय में 4 डेरिवेशन है, एक डेरिवेशन कन्फर्मेशन में आएगी। विद्युत विभव में थ्योरी आ सकती है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। वैद्युत धारिता में न्यूमेरिकल 100% आएगा, थ्योरी भी आ सकती है। सरल परिपथ वैद्युत चालन में न्यूमेरिकल आना ही आना है। वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है 100% इसमें डेरिवेशन आएगी।